सुप्रभात। आज हम नगेंद्र की सीरीज से लौकिक साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नगेंद्र की पुस्तक में आदिकाल के ही भीतर लौकिक साहित्य आता है। चलिए आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। आदिकाल में पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर भी ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति मिलती है। अब आप देखिए, आदिकाल में बहुत सारी प्रवृत्तियां आपको मिलेंगी। राजाओं की प्रशंसा पर भी लिखा गया, श्रृंगारिक रचनाएं भी लिखी गई, राजाओं के युद्धों का वर्णन किया गया, राजाओं के युद्धों की वीरता को बारे में बताया गया। हर चीज़ आपको मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ लौकिक साहित्य भी लिखा गया, लोक विषय पर भी साहित्य लिखा गया। ऐसा नहीं है कि केवल राजाओं को ही ध्यान में रखकर लिखा गया। तो ये अलग एक क्वालिटी है। याद रखना है कि आदिकाल में हमें बहुत सारी प्रवृत्तियां मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ लौकिक साहित्य भी लिखा गया। ये लौकिक साहित्य जो है, यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस स्वच्छंद धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, आदिकाल में जितने भी आपको लौकिक काव्य मिलेंगे ना, तो वो सारे स्वच्छंद रूप से लिखे गए हैं। अब देखिए, ऐसा कभी कंफ्यूज नहीं होना कि अगर प्रश्न आ जाए क्या स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति क्या छायावाद में ही मिलती है? नहीं, आदिकाल की भी एक विशेषता जोड़ लीजिए, वहां भी आपको स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति देखने को मिलती है लौकिक साहित्य के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति लौकिक साहित्य के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसा नहीं है कि बस राजाओं पर लिखा गया है, नायक नायिकाओं पर। इसमें समाज में जो चली आ रही थी, जो भी लौकिक विषय थे, समाज में जो जो चीजें हुई हैं उनके बारे में भी कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति में उसको रखेंगे लौकिक साहित्य को। आइए सबसे पहले लौकिक साहित्य के रूप में पढ़ते हैं ढोला मारूरा दोहा को। ये 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। सबसे पहले तो ये कौन सा काव्य है? लोक भाषा का काव्य है। 11वीं शताब्दी में लिखा गया है ढोला मारूरा दोहा। दोहा घना पुराना अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। अब हमें क्या पता कि ये एक बहुत प्राचीन रचना है, वो हमें दोहा शब्द से पता लग जाएगी। यहाँ दोहा, जैसे शुक्ल जी ने कहा है, दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि ये उस समय, मतलब जब अपभ्रंश का काल चल रहा था, अपभ्रंश का टाइम चल रहा था, उस समय की ये रचना है। तो देख लो आप कितनी पुरानी रचना है ये। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। और दूसरा, ये लोक भाषा काव्य है, स्वच्छंद रूप में लिखा गया। आगे चलिए, पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। तो ये कहाँ पर ढोला मारूरा दोहा, अगला प्रश्न आ जाए, कहाँ सबसे प्रचलित है? याद रखना, राजस्थान में, जो कि पश्चिमी हिंदी प्रदेश है। राजस्थान कौन सा प्रदेश है? पश्चिमी हिंदी प्रदेश है। वहां पर ये बहुत अच्छे से लोकप्रिय है। आगे देखिए, इसी की पंक्तियां देखिए। सोरठियो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। कहते जब पता चलता है मारवणी को कि मेरा पति वो किसी दूसरे से शादी कर लिया है, तब उसको बड़ा दुख होता है। इसमें आगे हम देखते हैं क्या स्टोरी है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ढोला मारूरा दोहा रचना तो दोहों में थी, लेकिन लोक काव्य था, और हम पढ़ के आए ऊपर 16वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का था। अब धीरे 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 एक कुशल राय आए, उन्होंने इस दोहे के साथ क्या ऐड कर दिया? चौपाइयाँ भी ऐड करके इस ग्रंथ को थोड़ा और बड़ा कर दिया, विस्तार कर दिया इसका। तभी तो हम आदिकाल के स्टार्टिंग में ही ये हम नगेंद्र की पुस्तक से ये पढ़ते आए थे कि कभी भी कोई भी जो रचना है, वो उसका आधार भी बदलता, उसका जो रूप और आकार में परिवर्तन आता रहता है। याद रखना है, आकार और रूप में परिवर्तन आता रहता है। कभी एक संस्करण आता है तो उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो ऐसे ही जो ये ढोला मारूरा दोहा रचना थी, इसको, ये लोक काव्य था, बाद में कोई और राइटर आया, कुशल राय, इसने इसमें दोहे के साथ चौपाइयाँ जोड़कर इस ग्रंथ को और बड़ा कर दिया। अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। इसमें ढोला नामक एक राजकुमार है और मारवणी क्या है? इसमें राजकुमारी है। इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला कौन है? एक राजकुमार है। मारवणी, ये याद रखना है, शब्द आया है मारवणी, ये क्या है? राजकुमारी है। तो ये इनका देख लेते हैं। जो कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला, याद रखना, नल का बेटा कौन है? ढोला, जिस समय 3 वर्ष का था। अब ये 3 वर्ष का था। नल के बेटे का क्या नाम है? ढोला। ये कितने साल का है? 3 साल का है। उधर से लड़की का परिचय देख लेते हैं। वो कौन है? पुग्गल का एक राजा है। पुग्गल एक जगह का नाम है, स्थान का है, वहाँ प्रदेश है पुग्गल। तो पुग्गल प्रदेश में एक राजा रहता था, पिंगल। उसकी एक कन्या थी मारवणी। याद रखना है,
ढोला नल का बेटा है और ये मारवाणी कौन है, पिंगल राजा है एक, उसकी बेटी है, ठीक है। और ये कितने साल की है, 1.5 वर्ष की, यानी कि लड़का ढोला 3 वर्ष का हो गया, उसकी बेटी मारवाणी कितने साल की होगी, 1.5 वर्ष की, यानी 3 का आधा कर देना 1.5। तभी दोनों का विवाह कर दिया। अब देखिए बचपन में इनका विवाह कर दिया, बेचारे 3 साल के बच्चे का विवाह 1.5 साल की बच्ची, कितना मतलब कि उसको क्या समझ होगी विवाह की, कर दिया। आगे कहा जाता है पुग्गल में अकाल, अब पुग्गल प्रदेश में पड़ गया अकाल, वो राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए, नल के राज्य में चले गए। तभी पिंगल की रानी, जो पिंगल की रानी मतलब मारवाणी की माँ, मारवाणी की माँ ढोला पर बड़ी खुश हुई कि ढोला तो बहुत अच्छा है, सुंदर है। उसने अपनी बेटी मारवाणी से उसका विवाह कर दिया, ठीक है। याद रखना कैसे विवाह हुआ था, ये उन्होंने आगे स्टोरी बताई है नगेंद्र जी ने। जब अकाल पड़ गया था तो ये लोग कहाँ रहने चल गए थे, उसके वहाँ जो ढोला था ना जहाँ पर, ठीक है, वहाँ रहने चल गए थे। नल का पुत्र है ढोला, वहाँ पर रहने चल गए। वहीं से उन्होंने देखा कि ढोला तो बहुत अच्छा है, तो उन्होंने भी अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। किससे कर दिया, मारवाणी से कर दिया, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे ढोला बड़ा हुआ, तब उसका दूसरा विवाह हो गया। देखिए पहला विवाह ढोला का किसके साथ हुआ, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला विवाह ढोला का किसके साथ हुआ, बचपन वाला विवाह उसका हुआ है मारवाणी के साथ। और दूसरा विवाह उसका होता है एक मालवा की राजकुमारी होती है मालवणी, ये कंफ्यूज नहीं होना। पहला बचपन का विवाह हुआ उसका मारवाणी के साथ, और जब वो बड़ा हो गया तो उसका विवाह हो गया मालवणी से। इस मारवाणी, अब इस पर मारवाणी दुखी रहने लगी। पहले वाली पत्नी जो बचपन वाली थी ना इसकी पत्नी, जब जो 1.5 वर्ष की थी तब, वो कौन थी, मारवाणी। उसको बहुत दुख होने लगा कि बचपन, उसको जब बड़ी हुई होगी तो उसको पता लगा होगा कि बचपन में मेरा इससे विवाह हुआ होगा। अब बड़ी हुई तो उसको ये पता लग गया साथ में कि बचपन में मेरी इससे शादी हुई थी ढोला से, और आज ये किसी और से शादी कर लिया, मेरे ही नाम से मिलती जुलती लड़की कोई है मालवणी से। तब वो बड़ी दुखी होने लगी पहले वाली पत्नी मारवाणी। उसने ढाडियों के माध्यम से ढोला के पास अपने विरह का संदेश भेजा। उसने अब क्या भेजा, विरह का संदेश भेज रही है कि आ जाओ आप वापस ढोला, आप दूसरी पत्नी से क्यों शादी किया कि जब आपकी पहली पत्नी थी। भाई इसमें तो ढोला का भी कसूर नहीं है, क्योंकि ढोला उस समय बचपन में वो था मात्र 3 वर्ष का, तो उसको क्या पता किससे शादी हुई है नहीं। अब देखिए मारवाणी रो रो कर संदेश भेज रही है, विरह संदेश। मालवणी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को वह संदेश ना मिल पाया। अब देखिए दूसरी वाली पत्नी कितनी चालाक है, वो नहीं चाह रही, मालवणी नहीं चाह रही है, मारवाणी तो बेचारी दुखी है पहली पत्नी, मालवणी नहीं चाह रही है कि किसी तरह मारवाणी का पत्र किसको आए, मेरे पति ढोला को मिल जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मालवणी बहुत चालाक है। दूसरी वाली पत्नी ये नहीं चाहती कि पहले वाली पत्नी का पत्र मिले मेरे पति ढोला को और ये मेरे को छोड़कर कहीं चला जाए, इसीलिए उसके पत्रों को वो किसी ना किसी तरह ढोला को वह संदेश पहुँचवा ही नहीं रही। उधर से वो पत्र लिख रही है पहली वाली पत्नी, लेकिन सेकंड वाली पत्नी वो नहीं आने दे रही पत्रों को इसके पास। किंतु अंत में मारवाणी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों में के पुनर्मिलने का समय आया। फिर धीरे धीरे, स्टोरी पूरा नहीं बताया कि एंड में वो कोशिश की होगी मारवाणी ने, और किसी ना किसी तरह वो अपने उद्देश्य में सफल हो गई और अपने पति ढोला को ढूंढ लाई, और दोनों का क्या हो गया, पुनर्मिलन हो गया। तो ये क्या है, एक लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा दिखाई गई है। तो ये लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथाएं भी आदिकाल में चली थी। यहाँ नगेंद्र जी ने ये कथा क्यों आपके सामने उठा के लिखी है, क्योंकि जिन लोगों के मन में ये भ्रम है कि आदिकाल में केवल श्रृंगारिक रचनाएं हैं, केवल आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, केवल वीर गाथाएं रचना है, उन लोगों का भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने ये बताया है कि आदिकाल में भी प्रेम गाथाएं चल रही थी लौकिक साहित्य के रूप में। समझ आया, तो उस चीज को बताने के कि लोक प्रसिद्ध प्रेम कथाएं भी, जैसे ढोला मारूरा दूहा एक लोक प्रसिद्ध कथा बन गई, तो ऐसे इनको दिखाने के लिए बोला है। अब देखिए यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगारिक काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल, इसमें श्रृंगारिक काव्य परंपरा की क्या रही है, एक महत्वपूर्ण कड़ी रही है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए कि किसने प्रेम वर्णन की परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, तो सबसे पहले प्रेम वर्णन की जो परंपरा लेकर आया था वो कौन लेके आया था, राउलवेल के कवि रोड़ा। राउलवेल क्या किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। राउलवेल किसकी रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। उसमें उसने प्रेम वर्णन किया, तो धीरे धीरे सब लोगों ने ये परंपरा शुरू कर दी। उसको ढोला मारूरा दूहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। अब देखिए उसको ढोला मारूरा दूहा की रचना से विकास की एक नई, राउलवेल ने जो रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक की जो प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ हुई थी,
उसको ही, इस रोड़ा कवि को ही जब उसने पढ़ा होगा ढोला मारूरा दूहा को, उसको एक और नई दिशा मिल गई कि प्रेम कथाओं को हम लौकिक विषयों में से, जो लोक में प्रचलित कथाएं हैं ना, उसके माध्यम से भी हम उसमें भी ढूंढ सकते हैं अपनी रचना का विषय। तो उसको एक नई दिशा मिल गई। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार एक प्रभावी तत्व बनकर समा गया। अब देखिए, अभी तक तो आदिकाल की प्रवृत्ति मुख्य क्या रही थी, वीर रस, लेकिन धीरे धीरे इन लौकिक विषय जब जुड़ने लगे, ठीक है, तो और प्रेम कथाएं हमारे सामने आने लगी, तो श्रृंगारी रचना भी क्या हो गई, इन वीर काव्यों में समाने लग गई। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। जो ये श्रृंगारिक रचनाएं आई हैं, इसमें आपको नारी के हृदय का दुख दिखाया गया कि प्रेमी छोड़कर चला गया है, नायक छोड़कर चला गया है, और नायिका कैसे विरह कर रही है। तो क्या आदिकाल में नायिकाओं का विरह नहीं दिखाया गया? एक और विशेषता आप ऐड कर लीजिए नोट्स में। आदिकाल में एक और विशेषता है, इसमें नायक नायिकाओं के माध्यम से नायिकाओं का क्या दिखाया गया है, विरह वर्णन भी दिखाया गया है। नारी हृदय की जो मार्मिक व्यंजना हुई ना उनके विरह की, वो दिखाया गया है कि प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ। इसमें देख रहे हो आप लोग, नारी जो लौकिक साहित्य की एक विशेषता देखिए कितनी अच्छी है। इसमें नारी का कोई भोग विलासिता वाला प्रेम नहीं दिखाया गया है, इसमें नारी का एक प्रेम का एक सात्विक रूप दिखाया गया। यही प्रेम जो सात्विक रूप था, वही जाकर रीतिकाल में भोग विलासिता वाला हो गया है, ठीक है। यानी नारी का जो प्रेम है वो कौन सा दिखाया गया है, शारीरिक प्रेम ना दिखाकर कौन सा दिखाया गया है, एक सात्विक, एक सच्चा प्रेम दिखाया गया है। इसमें कहीं पर भी जो नक्षिक वर्णन है, ये सब चीजें नहीं है इसमें, इसके प्रेम में, लौकिक साहित्य के प्रेम में। कवि ने मारवणी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहते कवि ने क्या किया है, कवि ने मारवणी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्य की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मारवणी के भावों में, जो मारवणी के भावों में उसने, जब मारवणी ने अपने भाव व्यंजित किया है, तो उसमें उसने कौन से प्रेम काव्य की परंपरा का प्रभाव देखते हैं, तो संस्कृत के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृत के प्रेम काव्यों का प्रभाव, की परंपरा का प्रभाव आपको किस रचना में मिलता है, तो ढोला मारूरा दूहा में। एक विशेषता और ऐड कर लीजिए, ढोला मारूरा दूहा में हमें संस्कृत की जो संस्कृत में भी बहुत सारे प्रेम काव्य लिखे गए हैं। क्या कालिदास ने नहीं लिखा संस्कृत में, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृत के प्रेम काव्यों का प्रभाव भी हमें इस ढोला मारूरा दूहा रचना पर मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवणी और मारवणी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। वही ऋतुओं के माध्यम से इन्होंने अपने विरह वर्णन को व्यक्त किया होगा। जैसे कि ये ऋतु आ गई है लेकिन हमारा प्रिय हमारे पास नहीं है, तो वो ऋतु के माध्यम से भी उन्होंने ये सब चीज़ें व्यक्त की हैं अपने प्रेम को। फिर देखिए, ढोला मारूरा दूहा का मूल रूप तो दोहों में है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वे आगे चल जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं नगेंद्र जी। ढोला मारूरा दूहा रचना दोहों में मिलती है, यही जाकर ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा, इसमें श्रृंगारिक रस है इन दोहों में, सीधा जाकर ये प्रभाव किस पर पड़ा, बिहारी पर पड़ा। बिहारी जी भी दोहे लिखने शुरू कर दिए, उन्होंने भी श्रृंगारिक रस के दोहे लिखने शुरू कर दिए। अब देखिए, बिहारी के काव्य पर भी किसका प्रभाव देखने को मिलता है, अगर प्रश्न आ जाए बिहारी के दोहों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है, ढोला मारूरा दूहा रचना का मिलता है। वो भी दोहों में है, बिहारी के दोहे भी दोहे में, वो भी श्रृंगारिक है, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बिहारी के दोहों पर भी पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट। मारवणी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं। वही इनका जो पहले वियोग होता है, फिर आपस में संयोग होता है। मारवणी का पहले देखिए, मारवणी का वियोग दिखाया गया, कैसे बिछड़ गए, फिर उसका बाद में संयोग, मिलन भी दिखाया गया। तो ये सब चीजें दिखाई गई। जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग एवं वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को दो डिफरेंस पता लगेंगे, ढोला मारूरा दूहा और बिहारी के दोहे, दोनों में दोहे यूज किए गए हैं। फर्क कितना है, दोहे उसमें भी श्रृंगारिक है, इसमें भी श्रृंगारिक है। ढोला मारूरा दूहा में वियोग और संयोग के चित्र जो दोहे के रूप में दिखाए गए हैं ना, वियोग और संयोग की भावना, उनमें एक उनमें एक प्रेम सात्विक रूप में दिखाया गया, एक भावपूर्ण प्रेम में दिखाया गया। लेकिन बिहारी के दोहों में नायिका का ये जो संयोग और वियोग है, वो कला पक्ष की प्रधानता है। याद रखना, भाव पक्ष की प्रधानता किसमें है, ढोला मारूरा दूहा के दोहों में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कला पक्ष की प्रधानता किसमें है, वो बिहारी के दोहों में है। उसमें भाव नहीं है, उसमें बिहारी के दोहों में उसमें कला को दिखाया गया, ज्यादा कला पक्ष की प्रधानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, विश्वनाथ, ये 3 राइटर हैं। कहते हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रूप रुचि का प्रतीक माना है। ये इन लोगों ने, हजारी ने हो गया, विश्वनाथ ने हो गया, इन लोगों ने जो भी है, इन लोगों ने इस काव्य के भाव गंभीर्य को एक परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। लोक रुचि के रूप में ही इसको माना है, हजारी जी ने भी और विश्वनाथ ने भी। फिर आगे चलते हैं। ये तो हो गया ढोला मारूरा दोहा का, और यहाँ पर नगेंद्र जी ने उसको बिहारी के दोहों से कंपैरिजन करके हमें अंतर भी बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका रचना के बारे में। अब देखिए, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इन कृति, ये 2 कृतियां हैं, याद रखना, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। इन कृतियों का राठौरा रिख्यात में उल्लेख मिलता है। राठौरा रिख्यात एक रचना है, उसमें भी इनका जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का में। अब देखिए, कई बार हमें पता नहीं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि बहुत सारी रचनाएं हैं कि जो अप्रमाणिक घोषित कर दी गई हैं, कहते हैं कि इनका प्रूफ नहीं है। फिर कई लोग प्रूफ लेकर आए कि हाँ, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक नामक का जिक्र आया है किसी राठौरा रिख्यात वाली रचना में, उसके आधार पर हमने कह दिया कि इस प्रकार की भी कोई रचना हुई होगी। तो कई कृतियों को तो हम ऐसे सामने लेकर आए हैं, एक कृति में किसी राजा का वर्णन होगा, हमने उससे आइडिया लगा दिया कि इसने भी कोई इस प्रकार की रचना की होगी। तो ऐसे ही देखिए, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इन कृतियों का राठौड़ा रिख्यात में क्या मिलता है, आपको उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुई हैं। सिर्फ हमें थोड़ा बहुत इनके बारे में राठौड़ा रिख्यात में इनका जिक्र आया है, जय मयंक का, जयचंद का और जय मयंक का। उसके आधार पर हमने सोच लिया कि ये भी कोई रचना है, अभी तक हमें इसका कोई प्रूफ पर नहीं मिला। कहा जाता है कि प्रथम कृति की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयचंद प्रकाश। अगर प्रश्न आ जाए कि जयचंद प्रकाश किसकी रचना है, तो किसकी मार्क यानी जयचंद प्रकाश भट्ट केदार कवि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भट्ट केदार कवि की रचना है कौन सी, जयचंद प्रकाश। अगर प्रश्न आ जाए जय मयंक जस चंद्रिका, अगर प्रश्न आ जाए जय मयंक जस चंद्रिका, तो किसकी रचना है, ये दोनों का कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार कवि की रचना है और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन कर लेना, दोनों रचनाओं के राइटर जयचंद प्रकाश भट्ट केदार कवि की रचना है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के। इसको कोडिंग भी कर लो, जयचंद था वो भटक गया था, जयचंद था वो भटक गया था, भट्ट केदार कवि। और जय मयंक जस चंद्रिका, कोडिंग कर लो, जस चिल चिल गाना गाता है मधु पीकर। जय मयंक जस चंद्रिका, जस चंद्रिका मतलब जस चिल चिल गाना गाता है मधु पीकर, ठीक है, मधु पीकर, शराब पीकर, शहद पीकर गाना गाता है, कोडिंग कर लो, जय मयंक जस चंद्रिका, जस चिल चिल। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं, इनका डिटेल पढ़ते हैं। अब नगेंद्र जी कह रहे हैं कि जो जयचंद प्रकाश जो प्रथम कृति है, इसकी रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल जी अब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह एक महाकाव्य था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी के अनुसार जयचंद प्रकाश कैसा काव्य है, तो यह एक महाकाव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। शुक्ल जी ने जयचंद प्रकाश को कैसा काव्य माना है, एक महाकाव्य माना है जिसमें जयचंद के वीरता का वर्णन दिखाया गया। इसी प्रकार दूसरी रचना जो जय मयंक जस चंद्रिका है, वो जो मधुकर कवि ने 1186 ईस्वी में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जय मयंक जस चंद्रिका जो मधुकर कवि की रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1186 ईस्वी में की। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो, कह रहे हैं नगेंद्र जी, अभी तक तो इन दोनों ग्रंथों के बारे में हमें नहीं पता चला है, किंतु बस थोड़ा बहुत नॉलेज कहाँ से मिला है, ऊपर ही उन्होंने जिक्र कर दिया कि राठौरा रिख्यात एक रचना है, उसमें हमें मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कनौज तक का वृत्तांत लिखा था। याद रखना है, दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कनौज तक का वृत्तांत लिखा था। जो दयाल दास एक राइटर है, उसने इन्हीं ग्रंथों के, किसके ग्रंथों पर, जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका के आधार पर ही क्या लिख दिया, कन्नौज तक का वृत्तांत लिख दिया। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु ये सुरक्षित नहीं रह सके। अब अगर दयालदास जैसे राइटरों ने कन्नौज तक का वृत्तांत इन रचनाओं के आधार पर लिखा है, तो जरूर ना जरूर ये कोई रचनाएं जरूर होंगी, लेकिन लोगों ने इसको सुरक्षित नहीं रखा, वो अलग बात है, जिसका आज तक हमें प्रूफ नहीं मिला। आगे देखते हैं,
तो यहाँ से हमें मूल प्रश्न क्या मिला कि जयचंद जस चंद्रिका क्या है, एक महाकाव्य है शुक्ल जी के अनुसार। आगे चलिए, दूसरी रचना है बसंत विलास, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में। अब माता प्रसाद जी क्या कह रहे हैं बसंत विलास के, यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। जो बसंत विलास रचना है, माता प्रसाद गुप्त जी क्या कह रहे हैं इस रचना के बारे में कि यह एक अत्यंत सरस साहित्यिक कृति है और ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। जो भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं ना, उसमें ये क्या है, बड़ी ही बेजोड़ रचना है। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये नया पॉइंट है, आपको शुक्ल की पुस्तक में भी नहीं मिलेगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये जो बसंत विलास है, ये रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बसंत विलास रचना कहाँ प्रकाशित हुई थी, याद रखना है, हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए बसंत विलास के प्रथम संपादक कौन रहे हैं, तो केशवलाल हर्षद राय। केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके क्या हैं, बसंत विलास के प्रथम संपादक हैं। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी, हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। ये केशवलाल हर्षद राय ध्रुव है, इन्होंने किसके आधार पर इसका प्रकाशन किया था, तो याद रखना संपादन किया था 1451 ईस्वी में। इनको कोई एक हस्तलिखित प्रति मिली होगी, कोई कॉपी मिली होगी हाथ से लिखी हुई, उसके आधार पर इन्होंने इसका संपादन कर दिया। इससे इस कृति की रचना का काल कब माना जाएगा, तो 1451 ईस्वी से पूर्व होना चाहिए। उन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया, तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि जो बसंत विलास है इसकी रचना का काल 1451 ईस्वी से पूर्व ही होना चाहिए। आगे देखिए, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर यह मत निर्धारित किया है कि यह रचना अधिक से अधिक विक्रमी 14वीं शती के मध्य ईस्वी 13वीं शती की होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर प्रश्न आ जाए बसंत विलास माता प्रसाद गुप्त के अनुसार कब की रचना है, तो विक्रमीय 14वीं शती के मध्य की और ईस्वी 13वीं शती की होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये बसंत विलास का समय माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए इसमें क्या बोला गया है, इस कृति के रचयिता के बारे में देख लेते हैं। संपादन करता भी पता लग गया, प्रकाशन भी पता लग गया कहाँ हुआ, इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में बसंत और विलास पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। याद रखना है, कहते बसंत और याद रखना, इसमें इस रचना में, इस काव्य में बसंत और स्त्रियों पर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 84 दोहे हैं, बसंत विलास में कितने दोहे हैं, 84 दोहे हैं। इसके राइटर का नाम अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हमें इसके संपादन करता पता चले हैं, वो कुशल लाल हर्षद राय हैं। तीसरी इसके बारे में हमें क्या क्वालिटी पता लगी है कि ये रचना 84 दोहों में है। इसमें किसका वर्णन है, बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। बसंत और स्त्रियों पर क्या उनका एक मनोहारी चित्रण रहता है, विलासपूर्ण वाला, वो दिखाया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाही, जो ये बसंत आता है ना, बसंत मौसम, तब उसका कितना एक स्त्रियों पर कितना विलासपूर्ण प्रभाव रहता है, ये इसमें दिखाया गया है। तो प्रकृति और नारी दोनों का एक मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की एक बहुत तीव्र धारा इसमें दिखाई गई है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीर गाथा या धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था। बिल्कुल, अभी तक आदिकाल को लोगों ने क्या माना था कि इसमें तो राजाओं की प्रशंसा हो रही है, ये तो वीर गाथा काल है, और सिद्धोनाथों की रचनाएं हो रही हैं, धर्म को लेकर हो रही हैं, तो ये धार्मिक युग है उपदेशों का। लेकिन अगर हम बसंत विलास, और कहते बसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। बसंत विलास ने राउलवेल की, अब देखिए बसंत विलास में कितना बसंत का विलासी चित्रण दिखाया गया है। इसी से राउलवेल की जो श्रृंगारिक भावना को, जो राउलवेल में हम पीछे पढ़ के आए ना, श्रृंगारिक भावना देखने को मिलती है राउलवेल, जो रोड़ा की रचना, उसमें भी उसी रचना के प्रभाव से बसंत विलास में भी क्या हुआ है,
श्रृंगारिक भावना बहुत चरम सीमा तक आकर आई। कहीं ना कहीं उस श्रृंगारिकता का प्रभाव इस रचना पर पड़ा है। इस काव्य के सरस वर्णकों को पढ़कर सूर की श्रृंगारिक भावना या उसके पश्चात रीतिकाल कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। अब कई लोग ये मानते हैं ना कि रीतिकाल में श्रृंगारिक प्रवृत्ति अचानक से आ गई थी, है ना। सूर ने भी श्रृंगारिकता का वर्णन किया, ये अचानक से आ गया। अचानक से नहीं आया, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हम कहाँ से लेके आए हैं, राउलवेल जैसी रचना से लेकर आए हैं, ठीक है, बसंत विलास जैसी रचनाओं से लेके आए हैं। वहां से हम लोगों ने ये श्रृंगारिक रचनाओं का ट्रेंड शुरू कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं। अचानक नहीं आए। ना उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। कहते ना उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा। आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि संस्कृत साहित्य में कि ये जो हम मान लो रीतिकाल में आपको श्रृंगारिक रचना पढ़ रहे हो, आप बोल रहे हो कि संस्कृत में ऐसा हुआ होगा तब हमने ये वाली परंपरा लेके आए हैं। नहीं, इसकी आपको जरूरत नहीं खोज करने की। सीधा सीधा आपको आइडिया मिल रहा है कि इस रचना में श्रृंगारिक वर्णन हम कहाँ से कहीं प्रभावित होकर लेके आए हैं, ढोला मारूरा दूहा रचना से, बसंत विलास, ऐसे प्रकार की रचना से। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। देखिए कितना अच्छा कथन बोला गया है। कहते आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे शुक्ल जी तलवारों की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल जी तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण नहीं सुन पाए थे। भाई शुक्ल जी ने तो आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रख दिया था। बस शुक्ल जी को तो नगेंद्र जी कह रहे हैं सिर्फ क्या सुन रहा था उस समय आदिकाल में, सिर्फ तलवारें, युद्ध होते हुए दिखाई दे रहे थे, उनको और कोई रचनाएं दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए तो उन्होंने मात्र वीरता परक रचनाओं को ध्यान में रखकर इस काल का, पूरे आदिकाल का नामकरण क्या कर दिया, वीर गाथा काल कर दिया। तो यहाँ नगेंद्र जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी आपको कोई और चीजें नहीं दिखी आदिकाल में, केवल आपको वीरप्रक रचनाएं दिखी और उसके आधार पर आपने वीर गाथा काल नाम दे दिया। कितनी अच्छी बात कह रहे, कहते केवल आपको तलवारों की झंझनाहट ही सुनाई दी ज्यादा, इस कारण आपने और बातें आपको सुननी पड़ी। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्त बहती मदोन्नता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सके हैं। कहते जितना अच्छा श्रृंगारिक वर्णन बसंत विलास, राउलवेल इन लौकिक साहित्यों में मिला है ना, ऐसे स्त्री पुरुष का प्रकृति तो कहते रीतिकालीन हिंदी कवियों ने भी नहीं किया है। एक और कोकिल कुंजन दिखाया है, दूसरी ओर पतियुक्ता युवतियों का विलास दिखाया गया है जिसे देखकर विधुर जन तथा वियोगनी नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंज मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं इनका विरह वर्णन देखिए कितना अच्छा दिखाया गया। इतना विरह वर्णन तो आपको रीतिकाल में भी नहीं देखने को मिलेगा। एक और तो कोकिल, जैसे कोकिल गुंजार करती है, गूंजती है, कूकती है, उन जो कोयल की आवाज दिखाई गई है। दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों का विलास दिखाया गया है। पति युक्ता जो जिनकी शादी हो चुकी है, पति हैं उनके, फिर भी वो बेचारी पति युक्ता युवतियों का विलास दिखाया गया जिसे देखकर विधुर जन, वियोगनिया नारियां किशोर मदन का मंदिर कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। कवि कहता है इणी परी कोयल कुंजय पूंजय युवती मनोर विधुर वियोगनी धूजय कूजही मयण किशोर। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, लौकिक साहित्य की है ये, ठीक है। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती हैं। उस पर उस अलंकारिकता की गहरी छाया भी यहीं से मिलने लगती है। याद रखना है इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप, याद रखना इस काव्य की भाषा से ही क्या हमें मिलता है, पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप मिलता है। हमने पढ़ा था ना, पिंगल जब ब्रज भाषा का रूप आ जाए तो वो पिंगल बन जाती है, जब राजस्थानी का रूप ग्रहण कर रहे तो वो डिंगल बन जाती है। पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। उस पर उस अलंकारिकता की गहरी छाया भी यहीं से मिलने लगती है जो आप ब्रज भाषा इस काव्य की भाषा में, इस काव्य की भाषा से ही पिंगल जो ब्रज भाषा का रूप कितना दिखाया गया है। लौकिक साहित्य में आप देखिए कोई इसमें क्या नहीं दिखाया गया है, प्रेम एक सात्विक रूप में दिखाया गया है। यही जो प्रेम है वो जाकर वहां पर पिंगल रूप में ब्रज भाषा में भी आपको दिखाया गया है। वो उस पर उस अलंकारिकता की गहरी छाया भी यहाँ से ही मिलने लगती है जिसका रीतिकाल तक पूर्ण विकास हुआ।
ये आगे चलकर आपको रीतिकाल में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे चलिए, खुसरो की पहेलियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो ने 1283 ईस्वी के लगभग रचना शुरू की थी। उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्ल जी के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जन्म जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां, याद रखना है, उन्होंने पहेली और मुकरियां लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर खुसरो खड़ी बोली को काव्य का रूप दे रहे थे। खड़ी बोली को काव्य का रूप देने में, काव्य भाषा का रूप देने वाले पहले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। याद रखना, नगेंद्र जी ने अमीर खुसरो के ग्रंथों की रचना कितनी बताई है? 100 बताई है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। वैसे तो नगेंद्र जी कह रहे हैं 100 है, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ कितनी मिल रही हैं? 20-21। जैसे कि खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए हैं। अब देखिए, लोगों ने आरोप लगाया कि अमीर खुसरो नाम का बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं, अतः इन सब रचनाओं को पहेलीकार अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। तो ये सारी रचनाएं जो ऊपर बोली हैं, कहते हैं अमीर खुसरो नाम के तो बहुत व्यक्ति हुए हैं, और इन सब रचनाओं को पहेलीकार अमीर खुसरो की रचनाएं, क्योंकि अमीर खुसरो एक पहेली और मुकरियां लिखने वाले में प्रसिद्ध थे, कहते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं मानना क्या है? एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहेली और मुकरियां ही प्रसिद्ध हैं। कहते कुछ भी डाउट हो, लेकिन हम तो इसको पहेली और मुकरियों वाले अमीर खुसरो मानेंगे। इनमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ देखने को मिलते हैं। इसमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग एक साथ आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही मत बना दिया गया हो, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियां क्या हैं? बहुत ही साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग रही हैं। कहते गहरा भाव की गहराई की दृष्टि चाहे अमीर खुसरो की पहेलियों में नहीं मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाव की गहराई की दृष्टि उनकी अमीर खुसरो की पहेलियों में नहीं मिलती हैं, लेकिन भाषा की दृष्टि से ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली यहाँ देखिए। ये देखिए, तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो बूझा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहें अपने नाम ना बोली निबोरी। ये पंक्ति देखिए। फिर देखिए, पहेली रचना की शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ। आगे जाकर लोगों ने पहेलियां नहीं लिखी। तभी तो हम देख लो रीतिकाल में या फिर उसमें आधुनिक काल में कहीं आपको पहेलियां नहीं मिलेंगी, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा आगे जाकर। क्योंकि आप देखते हो ना, पहेलियां जब हम बूझते हैं उसमें रहस्यात्मकता है, इनडायरेक्ट वे में बात बोली जाती है, आपको उसको उसका रहस्य समझना है। इसके माध्यम से तो उसके माध्यम से हम लोग देखते हैं। कहते हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। कहते आदिकाल में पहेली की रचना की इस शैली का हिंदी काव्य को आगे देखिए। कहते इसमें क्या है, रहस्य भावना आगे जाकर आपको जरूर मिलेगी। चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्ति भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। अब देखिए, चमत्कार आने लगा, कुतूहल मतलब आप देखते हो कोई भी चीजें तो उसमें क्या मिलता है आपको? कौतूहल, कुछ जानने की इच्छा आपको इसमें मिलती है। तो ये वाली चीजें आगे जाकर खुसरो की जो खुसरो की पहेलियों में आपको एक कुतूहलता है, एक चमत्कार है, वो जाकर रहस्य है, ये आगे जाकर आपको मिलेगा। फलतः रीतिकाल में कुतूहल काव्य की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया। कुतूहल मतलब कुछ जानने की इच्छा, ये एक लंबी परंपरा इस काव्य में चली, रीतिकाल में भी चली है, लेकिन आप लोगों को उस पर ध्यान नहीं किया, वो अलग बात।